आज अगर इंडिया की सड़कों पर किसी बाइक का दबदबा है तो नो डाउट वो रॉयल एनफील्ड है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब भारत में रॉयल एनफील्ड नहीं बल्कि एचडी का राज हुआ करता था। आज के जनरेशन के लिए एचडी सिर्फ नाम हो सकता है, लेकिन 80s और 90s में ये एक बाइक नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। आर्मी ऑफिसर से लेकर स्ट्रीट रिसर्च तक और फिल्मी सितारों से लेकर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स तक एचडी हर किसी की पहली पसंद थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा दौर आया कि कुछ ही सालों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया और देखते ही देखते एचडी मार्केट से और यहाँ तक के लोगों के दिलों से भी गायब हो चुकी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि ये सब कुछ अचानक हुआ कैसे? क्या इस बाइक पर बैन लग चुका था या फिर एचडी को खत्म करने के पीछे रॉयल एनफील्ड का हाथ था? और सबसे जरूरी सवाल, एचडी बाइक्स ने कमबैक कैसे किया? इस वीडियो के लास्ट तक आप सब कुछ जान जाओगे। तो कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब भारत की सड़कों पर एक नए एरा की शुरुआत होने वाली थी। उस दौर में लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो दमदार हो, स्पीड में तेज हो और जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। और तभी भारत में एंट्री होती है एचडी। एचडी दरअसल चेक रिपब्लिक की एक मशहूर कंपनी जावा मोटर की देन थी। एंड जावा मोटर यूरोप में अपनी मजबूती और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। लेकिन इसे भारत में लाने का क्रेडिट जाता है दो बड़े नाम, मैसूर के राजा जयचंद राजा वाडिया और पारसी बिजनेसमैन रुस्तम ईरानी को। रुस्तम ईरानी एक बिजनेसमैन थे जो इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते थे। वही मैसूर के राजा जयचंद राजा वाडियार खुद एक बाइक लवर थे और उन्हें जावा की स्पीड और डिजाइन से मानो प्यार हो चुका था। तो 1950 के दशक में जब इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशी चीजों के इंपोर्ट पर सख्ती करनी शुरू की तो भारत में बाहर से आने वाली बाइक्स भी धीरे धीरे बंद होने लगी। इसी बीच जावा कंपनी भारत में अपनी मोटरसाइकिल बेचने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन उस वक्त बिना किसी इंडियन पार्टनर के ये करना पॉसिबल नहीं था। रुस्तम ईरानी ने इस अपॉर्चुनिटी को भाप लिया। उन्हें लगा कि अगर जावा की दमदार बाइक्स भारत में असेंबल करके बेची जाए तो ये एक बेहतरीन बिजनेस साबित हो सकता है। इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब रुस्तम ईरानी की मुलाकात राजा वाडियार से हुई। उन्होंने राजा वाडियार के सामने अपना बिजनेस प्रपोजल रखा। अब राजा वाडियार तो पहले से ही जावा बाइक्स के फैन थे, ऐसे में उन्होंने उस आइडिया को पूरी तरह से सपोर्ट किया। साथ ही मैसूर में 25 एकड़ जमीन भी दी ताकि इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सके। इस तरह 1960 में इन दोनों ने मिलकर आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी की शुरुआत की और भारत में ऑफिशियली मैसूर के अंदर अपनी पहली बाइक जावा टाइप 353 बनाई। इसमें 250 सीसी का दमदार इंजन था और इसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि लॉन्च होते ही ये लोगों की फेवरेट बाइक बन गई। भले ही उस वक्त रॉयल एनफील्ड और राजदूत जैसी बाइक्स इंडियन मार्केट में मौजूद थी, लेकिन जावा ने आते ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इसके लुक्स, पावर और परफॉर्मेंस ने इसे बेहद पॉपुलर बना दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब 1968 के दौरान आइडियल जावा और जावा मोटर के बीच हुआ लाइसेंस एग्रीमेंट खत्म हो गया और बिना एग्रीमेंट के आइडियल जावा अब जावा का ब्रांड नेम, डिजाइन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसे में उस समय रुस्तम ईरानी के पास केवल अब दो रास्ते बचे हुए थे। पहला ये कि वो जावा मोटर के साथ इस लाइसेंस एग्रीमेंट को रिन्यू करें और जावा के नाम से बाइक्स बनानी जारी रखें, या दूसरा ये कि अपनी कंपनी के तहत एक बिल्कुल नया इंडियन ब्रांड बनाएं। और यहाँ उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करने की बजाय दूसरा रास्ता चुना और अपनी खुद की पहचान बनाने का फैसला किया। एंड यही वो पल था जब इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक नए इंडियन ब्रांड का जन्म हुआ जिसका नाम था एचडी। जावा मोटर के कोलैबोरेशन की वजह से आइडियल जावा के पास पहले से ही टेक्नोलॉजी मौजूद थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही एक नए मोटरसाइकिल बनाने का काम शुरू कर दिया और 1973 में एचडी ब्रांड की पहली बाइक एचडी 250 बी टाइप मार्केट में उतारी गई, जिसने लॉन्च होते ही धूम मचा दी। 1970s और 80s के दशक में एचडी की दीवानगी अपने चरम पर थी। इसे अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था और यही वजह थी कि ये बाइक इंडियन आर्मी की पहली पसंद बन चुकी थी। इसकी शानदार स्पीड, लुक्स, भारी भरकम बॉडी और दमदार आवाज ने हर किसी को अपना फैन बना लिया। जब भी कोई एचडी बाइक सड़क पर जाती थी तो लोग दूर से ही पहचान जाते थे कि ये किसी आम बाइक की आवाज तो बिल्कुल नहीं। तब रॉयल एनफील्ड से ज्यादा एचडी बाइक का क्रेज हुआ करता था। इस दौरान एचडी के कई मॉडल्स आए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर एचडी रोड किंग थी। 250 सीसी के दमदार इंजन वाली इस बाइक की परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि रॉयल एनफील्ड बुलेट को सीधी टक्कर देती थी। बुलेट जहां अपनी हैवी बॉडी और क्लासिक डिजाइन के लिए जानी जाती थी, वहीं एचडी अपनी तेज स्पीड और हैंडलिंग के लिए मशहूर थी। इसके अलावा एचडी क्लासिक भी एक बेहद पसंदीदा मॉडल था जो कि बुलेट जैसा लुक देता था, लेकिन हल्का और तेज था। एचडी का एक और पॉपुलर मॉडल था एचडी 175, जो छोटे इंजन वाली बेहद दमदार बाइक। ये बाइक खासकर उन लोगों के लिए थी जो क्लासिक और रोड किंग जैसे बड़े मॉडल नहीं खरीद सकते थे, लेकिन फिर भी एचडी का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। एचडी का क्रेज सिर्फ आम लोगों में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी इसका खूब ज्यादा यूज किया गया। साल 1981 में आई फिल्म चश्मे बदूर में इसे काली घोड़ी का नाम दिया गया। इसमें एचडी एक अलग ही अंदाज में नजर आई। इसके अलावा कभी हाँ कभी ना और इश्क जादी जैसी फिल्मों में भी इसे एक स्टाइलिश स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। राज कपूर से लेकर ऋषि कपूर तक कई बॉलीवुड सितारे इस बाइक पे नजर आ चुके थे। एचडी की पॉपुलैरिटी सिर्फ सड़कों पर ही सीमित नहीं, बल्कि 1980 के
दशक में भी ये मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में भी भाग ली। 1990s की शुरुआत में एचडी का जलवा अपने चरम पर था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एचडी की दुनिया ही बदल डाली। लोग नई बाइक्स की तरफ शिफ्ट होने लगे और धीरे धीरे एचडी की बाइक्स मार्केट से गायब होने लगी। यहाँ तक कि कुछ ही सालों में इसका नाम सिर्फ इतिहास बनकर रह गया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एचडी जैसी शानदार बाइक जो कि लोगों के दिलों पे राज करती थी वो अचानक से खत्म हो गई। ये सच है कि एचडी की बाइक्स लोगों के लिए एक इमोशन बन चुकी थी, लेकिन कोई भी ब्रांड सिर्फ इमोशंस के दम पर नहीं चलाया जा सकता। उसे समय के साथ बदलना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है और मार्केट की जरूरत को समझना पड़ता है। लेकिन एचडी ये करने में नाकाम रही और यही इसकी सबसे बड़ी हार साबित हुई। दरअसल हुआ ये कि 1990 के दशक में इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में जबरदस्त बदलाव हो रहे थे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से इंडियन मार्केट सभी के लिए खुल चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे होंडा, यामाहा और सुजुकी यहाँ एंटर कर चुकी थी। इन विदेशी कंपनियों ने भारत में बाइक्स की डेफिनेशन ही बदल डाली। ये जापानी कंपनियां हल्की, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस वाली बाइक्स लेकर आई। इनकी इसी पहल की वजह से भारत में 100 और 125 सीसी की बाइक्स का क्रेज बढ़ने लगा। हीरो होंडा ने अपने स्लोगन फील इट, शट इट एंड फॉरगेट इट के साथ एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। लोग माइलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे। एचडी के डाउनफॉल की एक और बड़ी वजह थी गवर्नमेंट रूल। असल में एचडी की बाइक्स 2 स्ट्रोक इंजन पर काम करती थी, जो ज्यादा धुआं छोड़ती और फ्यूल भी ज्यादा पीती। सिर्फ एचडी ही नहीं बल्कि 2 स्ट्रोक इंजन पर चलने वाली सभी बाइक्स का यही हाल था। इसी को देखते हुए 90s के मिड में गवर्नमेंट ने नए एमिशन नॉर्म्स लागू कर दिए, जिसमें 2 स्ट्रोक इंजन को धीरे धीरे बंद करने का ऑर्डर दिया गया, जिसका सीधा असर एचडी पर पड़ा, क्योंकि इस कंपनी ने कभी भी 4 स्ट्रोक इंजन को अपनाने की कोशिश ही नहीं की थी। इसके अलावा एचडी के डाउनफॉल का एक और बड़ा रीजन था आइडियल जावा कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस। एक्चुअली एचडी को बनाने वाली कंपनी आइडियल जावा कंपनी लिमिटेड को लगातार लॉसेस हो रहे थे। हाँ, 80s के दशक तक ये कंपनी बहुत ही अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन 90s तक आते आते इसकी सेल्स में भारी गिरावट आने लगी। इसके जो मॉडल्स 80s में हिट थे वही 90s में बेचे जा रहे थे। मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा था और कंपनी के पास अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए कोई भी खास प्लान नहीं था। ऐसे में साल दर साल कंपनी की हालत बद से बदतर होती गई। साल 1996 का साल एचडी के फैंस के लिए सबसे दुखद साल था, क्योंकि उसी साल कंपनी ने अपने आखिरी बाइक की मैन्युफैक्चरिंग की थी और इसके बाद फैक्ट्री के शटर हमेशा के लिए बंद हो गए। उस समय किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि एक दिन कंपनी की हालत इतनी खराब हो जाएगी। जो लोग एचडी के बाइक चला रहे थे उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत इसके स्पेयर पार्ट्स में आई, क्योंकि जब एकदम कंपनी बंद हुई तो इसके ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर्स भी बंद हो गए और एचडी के पार्ट्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि बहुत सारे बाइक ओनर्स को मजबूर होकर एचडी की बाइक्स कबाड़ में बेचनी पड़ी, क्योंकि उनके पास उसे रिपेयर कराने का कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। इस तरह 2000 का दशक पूरा होने से पहले ही एचडी की कहानी लगभग खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक और कंपनी 2 व्हीलर सेक्टर में घुसने का प्लान बना रही थी और वो कंपनी थी महिंद्रा 2 व्हीलर। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एचडी की बात करते करते ये महिंद्रा बीच में कहां से आ गया। असल में एचडी और महिंद्रा का आपस में बहुत ही गहरा कनेक्शन है, जो अभी कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगा। उस वक्त भारत में हीरो, बजाज, होंडा और टीवीएस जैसी कंपनियों का दबदबा था, लेकिन महिंद्रा को लगा कि उनकी सेल्स भी इस मार्केट में जगह बनाने का मौका और महिंद्रा ने 2 व्हीलर मार्केट में आने के लिए एक आसान रास्ता चुनते हुए काइनेटिक मोटर्स को खरीद लिया। बता दें कि काइनेटिक मोटर्स वो कंपनी थी जो कभी होंडा के साथ मिलकर स्कूटर्स बनाया करती थी, लेकिन साल 2000 के दशक में होंडा से अलग होने के बाद काइनेटिक्स का बुरा दौर शुरू हो गया था। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर महिंद्रा ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और इसकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से साल 2008 में अपने पहले 2 व्हीलर महिंद्रा फ्लाइट को लॉन्च किया, जो कि एक 4 स्ट्रोक ऑटोमेटिक स्कूटर था। महिंद्रा को उम्मीद थी कि वो हीरो और होंडा जैसी कंपनी को टक्कर दे पाएंगे, लेकिन उनकी हर बाइक और स्कूटर फ्लॉप होते चले गए। यहाँ तक कि साल 2010 में लॉन्च हुई स्टाइलियो बाइक को महज 2 साल के अंदर ही बंद कर दिया गया। फिर महिंद्रा ने साल 2013 में पेंट्रो बाइक को लॉन्च किया, लेकिन ये भी 2015 में बंद हो गई। इसके बाद उन्होंने सेंचुरो नाम की बाइक लॉन्च की, लेकिन साल 2016 में इसका भी खेल खत्म हो गया। इस सब के अलावा 2 व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था मोजो, जो कि एक प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक थी। जब पहली बार लोग इसे देख रहे थे तो उन्हें ये काफी प्रॉमिसिंग लगी, लेकिन हकीकत में ये मोटरसाइकिल मालागुटी नाम की इटालियन बाइक पर बेस्ड थी, पर इसका इंजन एक चाइनीज कंपनी ने बनाया था, जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी और ऊपर से इस सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड, केटीएम और बजाज डोमिनार से टक्कर लेना मुश्किल था। यानी कुल मिलाकर महिंद्रा की ये बाइक भी नहीं चल पाई। अब महिंद्रा 2 व्हीलर मार्केट में लगातार फेल हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो खुद कुछ नया करने की बजाय सिर्फ हीरो, बजाज और होंडा जैसी कंपनियों को कॉपी कर रहे हैं, और जहां दूसरी कंपनी ज्यादा माइलेज देने वाली और किफायती बाइक्स पर फोकस कर रही थी, वहीं महिंद्रा सिर्फ उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा था जो पहले से ही मार्केट में मौजूद थे। और 2019 तक हालत तो ये हो गई कि महिंद्रा की 2 व्हीलर सेल्स 14,750 यूनिट से घटकर सिर्फ 4,004 यूनिट ही रह गई। और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो आनंद महिंद्रा ने खुद कबूल किया कि कम्यूटर सेगमेंट में एंटर करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी
और उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनकी कंपनी अब सस्ती बाइक्स और स्कूटर्स नहीं बनाएगी। साथ ही 2020 में उन्होंने महिंद्रा टू व्हीलर कंपनी को भी बंद कर दिया। लेकिन आनंद महिंद्रा ने अभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने टू व्हीलर मार्केट से बाहर निकल की बजाय अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने का फैसला किया। उन्होंने समझ लिया कि इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में अगर कुछ बड़ा करना है तो उन्हें किसी न किसी तरीके से रॉयल एनफील्ड जैसे प्लेयर्स को टक्कर देना होगा। और ये सिर्फ नई बाइक्स लाकर नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस की जरूरत थी। यहीं पर उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसने उनकी टू व्हीलर स्टोरी को पूरी तरह बदल दिया। दरअसल हुआ ये कि साल 2016 में महिंद्रा ग्रुप की मेन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक कंपनी को एक्वायर कर लिया था जिसका नाम था क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को अनुपम थरेजा नाम के एक बिजनेसमैन ने फाउंड किया जो रॉयल एनफील्ड में काम कर चुके थे। इस कंपनी को बनाने के पीछे अनुपम थरेजा का प्लान था कि पुराने और क्लासिक मोटरसाइकिल्स को फिर से जिंदा किया जा सके। इसलिए उन्होंने जावा, जेएचडी और बीएसए की ब्रांड नेम, लोगो एंड ट्रेडमार्क को एक्वायर कर लिया। आनंद महिंद्रा को ये आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने क्लासिक लीजेंड्स का 60% शेयर खरीद लिया। इस तरह महिंद्रा टू व्हीलर इंडस्ट्री में पूरी तरह से एक नया गेम खेलने के लिए तैयार हो चुका था। क्लासिक लीजेंड्स के तहत महिंद्रा के पास 2-3 आइकॉनिक ब्रांड्स आ चुके थे, जावा, जेएचडी और बीएसए। तो सबसे पहले महिंद्रा ने 2018 में जावा को वापस लाने का प्लान बनाया। उन्होंने जावा 42, जावा पेराग और जावा क्लासिक जैसी बाइक्स लॉन्च की और इन बाइक्स को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। तो जावा के बाद अब अगला नंबर था जेएचडी का। जेएचडी जो 1996 में इंडियन रोड से गायब हो चुकी थी, अब फिर से एक नया चेहरा लेकर सामने आ रही थी और 26 साल के बाद 2022 में जेएचडी की शानदार वापसी हुई। महिंद्रा की क्लासिक लीजेंड्स ने जेएचडी के 3 नए मॉडल्स लॉन्च किए, स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और एडवेंचर। इस कंपनी का मकसद था कि जेएचडी को मॉडर्न बाइक्स के सामने खड़ा करना, लेकिन उसकी पुरानी पहचान बरकरार रखते हुए। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या ये वही पुरानी जेएचडी है जिसे 80s और 90s में लोग जानते थे? वेल, देखने में नई जेएचडी बाइक नॉस्टैल्जिया तो जरूर देती है, लेकिन उनमें कुछ चीजें अलग भी हैं। जैसे स्क्रैम्बलर और एडवेंचर को देखने में लगता है कि कंपनी ने रॉयल एनफील्ड, हिमालयन और हंटर 350 जैसी बाइक्स को टारगेट किया। असल में महिंद्रा ने इन नई जेएचडी बाइक्स में पूरी तरह से नए इंजन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इसमें 334 सीसी का लिक्विड कोल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया। अब अगर इसे पुराने जेएचडी मॉडल से कंपेयर करें तो पहले जेएचडी में 250 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन होता था। मॉडर्न बाइक्स के हिसाब से इसमें डुअल चैनल एबीएस, 6 स्पीड गियरबॉक्स, एलईडी लाइटिंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। अगर डिजाइन की बात करें तो रोडस्टर और स्क्रैम्बलर में पुरानी जेएचडी की झलक जरूर दिखती है। ब्राउन हेडलाइट और व्हाइट फ्यूल टैंक और क्लासिक रेट्रो लुक इसे अलग पहचान देते हैं। लेकिन जो लोग पुरानी जेएचडी के फैन रह चुके हैं उनको लगता है कि इस बाइक में वो असली जेएचडी वाला सोल नहीं है। पहले की जेएचडी का एग्जॉस्ट साउंड इतना यूनिक होता था कि लोग दूर से ही पहचान लेते थे कि ये कोई जेएचडी की बाइक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नई जेएचडी रॉयल एनफील्ड को कंपटीशन दे सकती है? देखिए दोस्तों, जेएचडी की बाइक्स जिस तरह पहले से एक इमोशन हुआ करती थी, उसी तरह रॉयल एनफील्ड आज का इमोशन बन चुका है। आज रॉयल एनफील्ड की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि जेएचडी को दोबारा से लोगों का भरोसा जीतना होगा। नई जेएचडी बाइक्स की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन अभी तक ये रॉयल एनफील्ड जैसी लॉयल फैन बेस नहीं बना पाई। जब 2022 में जेएचडी बाइक्स लॉन्च हुई तो शुरुआत में इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिक्कतें सामने आने लगी। इसमें सबसे पहली तो परेशानी थी प्राइस की। जेएचडी बाइक्स का प्राइस ही लगभग 2 लाख के अबव है, जो कि रॉयल एनफील्ड के बराबर है। तो लोग भला जेएचडी को क्यों ही लेंगे? दूसरी दिक्कत इसकी सर्विस और डीलरशिप नेटवर्क की है। रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, लेकिन जेएचडी अभी भी छोटे शहरों में ठीक से सर्विस भी नहीं दे पा रही। तीसरी बड़ी दिक्कत है ब्रांड ट्रस्ट और रिलायबिलिटी। रॉयल एनफील्ड सालों से मार्केट में खड़ा है और लोग इसे भरोसे की नजर से देखते हैं, लेकिन जेएचडी को अभी मार्केट में फिर से अपनी जगह बनानी होगी। अब देखना ये होगा कि महिंद्रा इसे आगे कैसे लेकर जाता है और क्या ये बाइक सड़कों पर दोबारा वही रुतबा बना पाएगी जो कभी 80s और 90s में हुआ करता था। बाकी दोस्तों, जेएचडी बाइक के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।